नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 सितंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए क्यों ना हो, सभी वनडे एग्ज़ाम्स में जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप इस सेशन पे अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, विजेता वो नहीं होता जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विजेता वो नहीं होता है जो कभी असफल नहीं हुए हैं। ठीक है, विजेता बल्कि वे होते हैं जो असफल होने के बाद या फिर कभी हार नहीं मानते हैं, हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम कमिटेड है। ठीक है, और आगे बढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार से आपका तैयारी में चार चांद लगते रहे। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? इंडिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 विथ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो देखिए, भारत जो है अभी हाल ही में जब G20 का मीटिंग हो रहा था उस समय भारत अपना पहला निवेश फोरम जो है 2023 का आयोजन जो आयोजित है वो सऊदी अरब के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत सऊदी अरब निवेश फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में किया गया था। यह दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक निवेश संगोष्ठी था। यह मीटिंग जो था निवेश के लिए ये पहली था। ठीक है, इस कार्यक्रम में दोनों देशों की 500 से अधिक कंपनियां भाग ली थी, इसे भी याद कर लीजिएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी। आपको मालूम होगा कि पहले भी सऊदी अरब के जो प्रिंस है वो अनाउंस किए थे कि हम भारत में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, वो भी जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र में। ठीक है, इस मंच पर 45 से ज़्यादा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक जुड़ाव को गहरा करना और निवेश प्रभाव को बढ़ाना। ज़्यादा एक दूसरे के देशों में निवेश करेंगे और आर्थिक जो इकोनॉमिक मतलब जुड़ाव है, ठीक है, वो इसमें और भी बढ़ाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। मंत्री स्तरीय सत्र सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड भागीदारी सहित स्टार्टअप और उसके बाद डिजिटल बुनियादी ढांचे, निवेश प्रोत्साहन, संयुक्त परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने पर केंद्रित है ये वाला एक मीटिंग। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, और इसका ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दोनों बाइलिंगुअल कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग निरंतर हम अपने कंटेंट में चेंजेस और परिवर्तन करते जा रहे हैं जो आप लोग के लिए बेनिफिट हो। बहुत ही रिसर्च करके कंटेंट बना रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब सऊदी अरब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, तो ये सऊदी रियाल है। और किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो दमाम सऊदी अरेबिया में है, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कई बार एयरपोर्ट से रिलेटेड भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ये वाला एयरपोर्ट कहाँ पे है, किस देश में पड़ता है। तो ये इसीलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन लेके चलना चाहिए। वेयर इज़ द किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अब देखिए, ये सब ऐसा ही एयरपोर्ट है जो ज़्यादातर चर्चा में नहीं रहता था, लेकिन फिर कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? रियाद में है। ठीक है, सऊदी अरबिया। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन द मिडिल ईस्ट? अब मिडिल ईस्ट जो है, जहाँ पे अभी भारत द्वारा भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाया, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो उस मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो सऊदी अरबिया है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया? तो रियाद, ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, और वहाँ के प्रिंस कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो जो जून 2021-2017 से अभी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल
यूपीएजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है यूपीएजी पोर्टल के बारे में। पहला कथन है कृषि सांख्यिकी के लिए ये एकीकृत पोर्टल है जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन, इस अभिनव मंच को कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएजी जो है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है जो कि कृषि सांख्यिकी के लिए ही है, एकीकृत, एक ही जगह पे सारा चीज़, ठीक है। और ये क्या है, डेटा प्रबंधन के लिए यानी कि डेटा मैनेजमेंट के लिए करना है, लॉन्च किया गया है, डेटा को अच्छा से अरेंज करके रखना है। तो यहाँ पे दोनों जो सही है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चंस का लेवल पसंद आता है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है कृषि मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। यह कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसमें क्या होगा, पोर्टल का लक्ष्य है डेटा संबंधित शासन चुनौतियों को, जैसे मानकीकृत और सत्यापित डेटा की कमी, ठीक है, बिखरे हुए डेटा यानी कि जहाँ तहाँ इधर उधर डेटा है और उसको एक जगह पे डेटा लाने का, अरेंज करने का यह पोर्टल है, इसे याद कर लीजिएगा। अब से क्या होगा कि डेटा को बढ़िया से इसके द्वारा अरेंज किया जा सकता है और डेटा वैलिडेशन भी इसमें किया जा सकता है, ठीक है। इसे नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च कौन किया है, यूपीएजी का पोर्टल को लॉन्च कौन किया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र ने लॉन्च किया है। इस अभिनव मंच को कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि उसको अरेंज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अधिक कुशल और उत्तरदायी कृषि नीति ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह पोर्टल कौन सा है उसे भी याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर रमेश चंद्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, www.upag.gov.in, ये इस पोर्टल है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के लिए एकीकृत पोर्टल भारतीय कृषि डेटा प्रबंधन में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, क्योंकि अब डेटा जो है एकदम सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, अपने एक जगह पर रखा जा सकेगा। और डिजिटलाइजेशन का यही तो एक बेनिफिट है, जो सारे चीज़ बहुत ही एक प्रोसेस से होता है सब कुछ। प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा यह पोर्टल व्यवस्थित समय तथा विश्वसनीयता एवं मानकीकृत जानकारी के साथ हितधारकों को समर्थन बनाता है, जिसके अधिक प्रतिक्रियाशील और कुशल कृषि नीतियों का मार्ग प्रशस्त होगा, ठीक है, होता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा ने कहा कि इस पोर्टल के इस्तेमाल से खोज लागत तथा परेशानी कमी होगी, ठीक है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए विश्वसनीय, विस्तृत एवं वस्तुनिष्ठ डेटा तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा और उसे लाभ भी मिलेगा। तो ये देखिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, रमेश चंद्र जी के द्वारा ये पोर्टल को लॉन्चिंग का है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये एडिशनल क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की, ठीक है, इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर क्या है, अरुण चावला, ठीक है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की हैज़ बीन अपॉइंटेड अरुण चावला एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल. He will take over as commander immediately. He joined FICCI in 2011 and now the chamber deputy secretary general. ठीक है, he joined the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries in 2011 and now the deputy secretary general. इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर परमजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिनेश खारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अभी मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष जो है वो रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है। रजनीश कुमार इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। रजनीश कुमार घरेलू भुगतान परिदृश्य को आगे बढ़ाने में मास्टर कार्ड की दक्षिण एशिया कार्यकारी नेतृत्व टीम का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ठीक है, टीम का नेतृत्व भारत के दक्षिण एशिया और कंट्री कॉरपोरेट ऑफिसर डिवीज़न अध्यक्ष गौतम अग्रवाल कर रहे हैं। तो ठीक है, जिस टीम का ये अध्यक्ष बने हैं उस टीम के टीम लीड कौन है? गौतम अग्रवाल हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। ईडी का नाम तो सुने ही होंगे, हर जगह पे ईडी का छापा पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर बी अजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुनील कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी अजित पटेल। तो देखिए प्रवर्तन निदेशालय के जो अभी प्रभारी निदेशक चुने गए हैं वो है राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राहुल नवीन जो है ये प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने नियमित निदेशक के नाम की घोषणा होने तक या अगले आदेश तक राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। उन्होंने संजय कुमार मिश्रा की जगह पदभार संभाला है। तो इन्होंने किसको पद ये किया है, एक्सीड किया है? तो संजय कुमार मिश्रा जी को। इनसे पहले नवीन जो है ये ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ईडी दफ्तर में ही ये मुख्य सतर्कता अधिकारी भी थे। ठीक है, अपनी नियुक्ति के साथ नवीन केंद्रीय जांच एजेंसी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अब सबसे सीनियर ऑफिसर यही बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी ईडी में रहे थे। अब देखिए यहाँ पे सितंबर माह के कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है, इसे याद कर लीजिएगा। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन पैनल, तो ये कौन है? फॉर्मर CJI NV रमन्ना बने हैं। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये जया कुमार सिन्हा बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये फर्स्ट है इसीलिए एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर MS धोनी बने हैं और इनको वेलकम कौन किए हैं? महेंद्र ये आनंद महिंद्रा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रेस ब्यूरो ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के चीफ कौन बने हैं? तो मनीष देसाई, इसे याद कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे ये R माधवन बने हैं, नॉमिनेशन हुआ है इनका। प्रिंसिपल ऑफ DG ऑफ आकाशवाणी डॉक्टर वसुधा गुप्ता बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO जो हैं ये उदय कोटक थे जो कि अभी रिज़ाइन कर दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और इनके जगह पे दीपक गुप्ता जो है ये अभी अंतरिम चार्ज हैं, इसे याद कर लीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में उदय कोटक जो है वो रिज़ाइन कर दिए हैं, दीपक गुप्ता अभी अंतरिम चार्ज में है। ठीक है, और भी कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे नैस्कॉम चेयरमैन कॉग्निजेंट इंडिया के MD राजेश नंबियार बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कौन बना है? श्याम सुंदर गुप्ता, इसे भी याद कर लीजिएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल, इसे भी याद कर लीजिएगा। MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अजय यादव बने हैं। और MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक ये कौन बने हैं? अश्विनी कुमार, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कौन सा शहर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर कार्यशाला का मेजबान है? ऑप्शन नंबर विच सिटी इज़ द मोस्ट वर्कशॉप ऑन
होस्ट ऑफ वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर जो है वो मुंबई है, इसे याद कर लीजिएगा। मुंबई में ही वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी में मुंबई में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और उसके बाद यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिल के यहाँ पे मुंबई में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, उसके बाद जिम्मेवार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशकों के 9 सिद्धांतों में निहित BRSR ढांचा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन पहलुओं पर अपने प्रदर्शन का खुलासा करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब लिस्ट ऑफ कंपनीज को बताया गया है कि आपको पर्यावरण और सामाजिक जैसे जो मुद्दा है उस पर आपको कैसे कार्य करना है और उसको आदेश दिया गया है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी? ऑप्शन नंबर ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी MSME मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कोयला मंत्रालय। तो देखिए, बांध से रिलेटेड है तो ऑब्वियस से बात है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और कौन कर सकता है, तो इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय और इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसका उद्घाटन जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन सुरक्षित और सुरक्षित राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, विषय के तहत किया गया है। यानी कि ये विषय वस्तु था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। सुरक्षित और सुरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। यानी कि अगर बांध अच्छा रहा, सेफ्टी रहा, बांध की सेफ्टी से हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह कार्यक्रम बांध सुरक्षा बढ़ाने, अत्याधुनिक विषयों पर चर्चा करने और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण 1 और चरण 2 और चरण 3 पर प्रकाश डालने पर केंद्रित था। यानी कि इसका फेज़ 2 और फेज़ 3 पर डिस्कशन इसमें हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है कि 6000 बांध टोटल है हमारे इंडिया में। ठीक है, कितना है? 6000 बांध, इसे भी याद कर लीजिएगा, जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया है और सारे लोग का उसका पुनर्जीवित किया जाएगा। जो भी उसका देखभाल रख रखाव के बारे में सारा चीज़ इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि वो सब है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि कई जगह पे ऐसा भी है जिसका बहुत दिन हो गया है, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी 2023 आयोजित किया गया है, वो भी राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, 14 सितंबर के दिन इसका आयोजन किया गया था। मेकिंग डैम मैनेजमेंट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट, ये इसका थीम है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, थीम मेकिंग डैम मैनेजमेंट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट। चलिए, ये देखिए जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अराकू कॉफ़ी जो G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं को प्रस्तुत किए गए उपहारों में से एक थी, यह किस राज्य का उत्पाद है? आप देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो कि आपको हर एक चैनल पे आई थिंक ये सब क्वेश्चंस को नहीं लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए,
जो क्वेश्चंस लोगों के नज़र से बच जाता है वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अराकू कॉफ़ी, जो कि G20 शिखर सम्मेलन जब हुआ था तो जो जितने भी देश विदेश से नेता आए थे उन लोगों को ये कॉफ़ी रिटर्न गिफ्ट्स में दिया गया था, यानी कि गिफ्ट दिया गया था G20 में, ठीक है। और इसका नाम क्या है इस कॉफ़ी का? अराकू कॉफ़ी, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट का प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये किस राज्य का है आप बता सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर है ये हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आंध्र प्रदेश का एक अराकू कॉफ़ी, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हाल ही में G20 जो है, इसमें G20 में शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं को भारत की विश्व सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उसके बाद उपहारों का चयन प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे इस उपहार में कौन कौन सा चीज़ शामिल था, तो देखिए यहाँ पे कनौज का प्रसिद्ध इत्र, कनौज का इत्र भी यहाँ पे सबको भेंट किया गया, कश्मीरी केसर को भी भेंट किया गया, आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी, इसे भी याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी, नीलगिरी की चाय, ठीक है, नीलगिरी की चाय, ये सभी पीतल की सजावट से सजे एक संदूक में पैक किए गए थे। उपहार में सुंदरबन शहद, कनौज से जिघराना इत्र, जांगी थांगी बकरियों से पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ये सब फेमस है। भारत के स्वतंत्र संग्राम के प्रति खादी स्कार्फ और स्मारक सिक्के और टिकटें भी शामिल थी। तो ये सब जितने भी है ये रिटर्न गिफ्ट्स में सारे पैक करके सबको दिया गया था, ये याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश का अराकू कॉफ़ी भी इसमें था शामिल, इसलिए ये कॉफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? आंध्र प्रदेश में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार का अराकू कॉफ़ी होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, अराकू कॉफ़ी। चलिए अब एक क्वेश्चन और जो बहुत ही एग्जाम में, ये कभी कभी रेयर एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया इन इंडिया प्रोड्यूसिंग मुगा सिल्क। अब ऐसा एकमात्र राज्य बताइए जहाँ पे, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे मुगा सिल्क प्रोड्यूस होता है। अब ये सोचिएगा अरे यार मुगा सिल्क होता क्या है, तो देखिए आसाम वो उसका सही आंसर है। आसाम इज़ ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल 4 टाइप्स ऑफ सिल्क। सेरीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन द स्टेट्स फ्रॉम टाइम इमोरियल एंड इज़ प्राउड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोड्यूसिंग मुगा एंड ईरी सिल्क। मुगा के साथ ईरी सिल्क भी आ सकता है। मुगा कल्चर इज़ एंडेमिक टू ईस्ट वाइल आसाम एंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फेमस गोल्डन मुगा सिल्क। और ये गोल्डन कलर का होता है, इसे याद कर लीजिएगा। मुगा सिल्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सिल्क वर्म। ये किसका प्रोडक्ट है? सिल्क वर्म का, एंथेरिया असामिनेस इसका नाम है ना, इसका ये नाम है, साइंटिफिक नाम है। एंड इज़ मोस्टली ग्रोन इन आसाम। द लार्वे ऑफ दिस मोथ फीड ऑन सोम एंड सलू लीव्स। Assam is the largest producer of this golden color silk in not just India but in the entire world। ये क्या करता है असम जो है, ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका जो ये फेमस है मुगा सिल्क। मुगा सिल्क देखिए यही है मुगा सिल्क, इसे भी याद कर लीजिएगा। इससे ऐसा साड़ी बनता है, ऐसा वस्त्र बनता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, गोल्डन कलर का, बहुत फेमस है फ्रेंड्स, है ना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे याद कर लीजिएगा। मुगा सिल्क कहाँ पे पाया जाता है? आसाम में। और सबसे ज़्यादा एकमात्र इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे ये मुगा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है? तो देखिए फेफड़े यानी कि लंग्स कैंसर और गर्भाशय में ग्रीवा कैंसर का पहले से पता लगाने के लिए, ठीक है ना, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स एंड सर्विकल कैंसर, इसे याद कर लीजिएगा। ये कौन सा इंस्टीट्यूट के द्वारा
डेवलप किया गया है? ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी IIT खड़गपुर। तो इसका जो सही आंसर है IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जिसके IISc के द्वारा फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने पर एक डेवलपमेंट किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इंडिया में टॉप पे हमेशा IISc बेंगलुरु ही रहता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण का अनावरण किया है, जिसमें फेफड़े और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर कोशिकाओं का शीघ्र पता लगाने और लक्षित उन्मूलन की क्षमता है। तो ये पहले से ही पता चल जाता है। भारत में 2025 तक लगभग 29.8 मिलियन कैंसर के मामले सामने आने का अनुमान है, खासकर उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। इसे याद कर लीजिएगा। और ये बहुत ही चिंता का विषय है फ्रेंड्स, कि आजकल सच में भारत में इतने सारे कैंसर्स के मरीज प्रतिदिन डेथ कर रहे हैं कि लगता है जैसे कि ये एकदम जस्ट फीवर के जैसा सबको हो रहा है। ये इतना खतरनाक बीमारी है कि इससे ना ही कोई बचा है और ना बच पाएगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गठित रणनीति साझेदारी परिषद की बैठक आयोजित किया है? तो यहाँ पे देखिए, इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल फॉर्म्ड विथ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी इजिप्ट, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरेबिया। तो देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है ये भी सऊदी अरेबिया के साथ ही किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जो भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदार SPC की पहली बैठक थी, जिससे 2019 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये परिषद को SPC परिषद को कब स्थापित किया गया था? 2019 में। परिषद में दो मुख्य स्तंभ हैं, एक है राजनीतिक सुरक्षा सामाजिक और दूसरा है सांस्कृतिक सहयोग। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और अर्थव्यवस्था और निवेश समिति प्रत्येक ने कई स्तर की भागीदारी है। दोनों देश 50 अरब अमेरिकी डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने पर भी सहमत हुए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। 50 अरब अमेरिकी डॉलर से जो रिफाइनरी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है उस पर भी सहमति जताया है कि इसको भी जल्दी से हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे प्रिंस सलमान और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसका जो ये है गठन है 2019 में किया गया था और इस पर अभी चर्चा भी हुई है, मीटिंग भी हुआ है, ये पहला मीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिच द्वारा भारत में फाइनेंशियल ईयर FY ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 24 विकास पूर्ण अनुमान को डैश पर बरकरार रखा गया है, जो मुद्रास्फीति जोखिम को दर्शाता है। तो देखिए, इंडियाज फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ फॉर द फोरकास्ट हैज़ बीन रिटेन्ड एट डैश बाय फिच विच रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लेशन रेट। ऑप्शन नंबर ए 5.8%, ऑप्शन नंबर बी 6.3%, ऑप्शन नंबर सी 6.9%, ऑप्शन नंबर डी 7.4%। तो ये जो है फिच के द्वारा, फिच और मूडीज़ आपको मालूम होगा, ये दोनों ऐसी एजेंसियां हैं जो सारे देशों की अर्थव्यवस्था का रेटिंग करते हैं कि इनका अर्थव्यवस्था अब मतलब आगे चल रहा है, डाउन चल रहा है, नीचे आने वाला है, कितना परसेंटेज का ग्रोथ हो रहा है। ये सब सारे रेटिंग कौन देखता है? फिच और मूडीज़, दो प्रकार के संस्थाएं हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि ये सब देखते रहते हैं, वॉच डॉग हैं ये सब। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो फिच है ये भारत का जो फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट, वो कितना किया है? 6.3%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिच द्वारा भारत का फाइनेंशियल ईयर विकास पूर्वानुमान जो है 6.3 पर बरकरार रखा गया है, जो मुद्रास्फीति जोखिम को दर्शाता है, इसे याद करें। 14 सितंबर को फिच रेटिंग ने कड़ी मौद्रिक
नीति और निर्णायक कमजोरी के बावजूद आर्थिक लचीलेपन का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.3 पर बरकरार रखा। ठीक है, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से लेके जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत सेवा क्षेत्र गतिविधियों और मजबूत मार्ग के कारण 7.8% बढ़ी। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रैल से जून तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितना परसेंट से आगे बढ़ा, 7.8% से। फिच ने कहा कि कड़ी मौद्रिक नीति और निर्यात में कमजोरी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन दिख रहा है और विकास क्षेत्र के अन्य देशों से आगे निकल रहा है। और ये भी बताया गया फिच के द्वारा कि जो इतना निर्यात कम होने के बावजूद भी हम लोग का एक्सपोर्ट थोड़ा कम है अन्य देशों के बजाय, मतलब तुलना में, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग का जो ये है क्या बोलते हैं, हम लोग का जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़िया है। ठीक है, और अन्य देश की तुलना में ये फिच के द्वारा कहा गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। फिच ने चालू वित्त वर्ष अप्रैल मार्च के लिए 6.3 और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यहाँ पे देखिए अप्रैल से मार्च तक कितना अनुमान लगाया, 6.3, और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.5 वृद्धि का अनुमान लगाया है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक ये भी एक रिपोर्ट पेश करता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इसे याद कर लीजिएगा कि अपने सितंबर अपडेट में फिच ने कहा कि ये किसके द्वारा निकाला जाता है, ये भी फिच के द्वारा ही निकाला जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इसमें कहा कि उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि जुलाई सितंबर तिमाही में विकास धीमी होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक जो विकास है, डेवलपमेंट है जीडीपी का, वो थोड़ा सा कम होगा। उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति में जुलाई में 7.4% और जून में 4.9% के बाद अगस्त में 6.8% रही है, इसे याद कर लीजिएगा। जुलाई में 7.4% था, जून में 4.9% हुआ और अगस्त में फिर बढ़ के 6.8% हो गया, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है, अगर जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें देखेंगे, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं फ्रेंड्स। गृह आधार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि गृह आधार योजना कौन सा राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है गोवा के द्वारा। ऑप्शन देखिए, कथन नंबर 1 है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह आधार योजना की शुरुआत की। कथन नंबर 2, किसानों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ये दोनों है ना, किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्लस किसानों को सशक्त बनाने के लिए ये नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है? इसका सही जो आंसर है ये केवल 1 है, क्योंकि इसमें देखिए गृह से मतलब होता है गृहिणी, यानी कि घर में जो कार्य करने वाले महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है, और कैपिटल पानाजी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। गृह आधार योजना शुरुआत की है। ठीक है, गोवा की गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना की शुरुआत की गई है, इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रमोद सावंत ने कई लाभार्थियों को गृह आधार स्वीकृति आदेश में वितरित किए हैं। यह पहल गृहिणियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है, इससे उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, उनको एक आर्थिक मदद मिलेगा और जो गृहिणी हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चवर्थ ई बाजार का भी शुभारंभ किया। यह गोवा के उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाएगा। ठीक है, चावर्थ ई बाजार ये एक डैशबोर्ड है, इसे याद कर लीजिएगा, और मतलब एक पोर्टल है जो कि स्विगी ऐप के साथ एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है, इसे याद कर लीजिएगा। किसके साथ ये टाई अप किया हुआ है? तो स्विगी ऐप के साथ, जो कि हम लोग को फूड डिलीवर करता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा इस योजना में क्या है? इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ दिया जाएगा
और इसमें जितने भी योजना है यानी कि गृहिणी घर की जो महिला हैं उनको सरकार आर्थिक मदद के लिए, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रति माह की मदद देगी। इस योजना में मध्य वर्ग की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा, इसे याद कर लीजिए, मिडिल क्लास महिलाओं को। देखिए ये गृह आधार योजना है जिसमें कितने लोग अभी बेनिफिशियरी हुए हैं, 1,22,000, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा ऐसे इनकम वाले महिला का जिनका जो सालाना इनकम है वो 3 लाख से कम हो। ये एक तो मैंडेटरी है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश वर्जन है, इसे याद कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो देखिए गर्व के साथ हम अनाउंस कर रहे हैं कि एशिया का जो 8वां टाइटल है वो भारत जीत चुका है 2023 का, इसे याद कर लीजिएगा। और ये एक तरफा मुकाबला भारत इतनी बड़ी जीत हासिल किया है, ये अभी तक का इतिहास में सबसे बड़ी जीत है भारत के लिए, और वो भी किसी भी फाइनल में। एशिया कप का फाइनल में तो है ही, और बहुत ही मतलब अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि एशिया कप का फाइनल में आज तक का सबसे लोएस्ट स्कोर 50 रन है, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि श्रीलंका के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, फाइनल मैच किन के बीच हुआ है? तो फाइनल मैच जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, जो कि उस मैच को भारत जो है 17 सितंबर को एशिया कप का खिताब जीता और 10 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया। ये इस फाइनल का आयोजन किस सिटी में हो रहा था? तो कोलंबो में हो रहा था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसे याद कर लीजिएगा, ये भारत का 8वां विश्व कप एशिया कप खिताब है। और ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि कितना बॉल बाकी था, 263 गेंद बाकी था तभी इंडिया जीत चुका था, इसे याद कर लीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान श्रीलंका की टीम ने 15 ओवर 2 बॉल में 50 रन ही मात्र बना पाए, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक साबित हुए वो है मोहम्मद सिराज, जो कि एक ही ओवर में 4 विकेट लिए, और टोटल कितने विकेट लिए? 6 विकेट लिए, इसे याद कर लीजिएगा। उनके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, ठीक है, और 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी कहा गया एशिया कप 2018 जीतने के बाद किसी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का यह पहला खिताब था, इसे भी याद कर लीजिएगा। एशिया कप 2018 के बाद ये पहली बार बहुराष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हुआ इसमें भारत पहली बार जीता है, इसे याद कर लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8वीं बार एशिया कप जीता है, ठीक है। श्रीलंका कितनी बार एशिया कप जीता है? तो 6 बार, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें मैन ऑफ द मैच कौन हुए? तो मोहम्मद सिराज हुए। मैन ऑफ द सीरीज कौन हुए? कुलदीप यादव हुए, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच किन के द्वारा लिया गया है? तो रविंद्र जडेजा के द्वारा लिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। रविंद्र जडेजा सर्वश्रेष्ठ कैच, तो इनको भी मैन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ कैच का अवार्ड मिला है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आई होप आपको ये हमारा कंटेंट डिज़ाइन अच्छा लगता होगा और वीडियो लाभकारी आप लोग को सिद्ध होगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कीजिए, और आशा करते हैं कि आपको ये सच में वीडियो अच्छा लग रहा है। आप सारे लोग एक दूसरे के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।